हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज के वीडियो में जो मैं हम डिस्कस कर रहे हैं वो करेंगे कि 12th क्लास में जो इकोनॉमिक्स का प्रोजेक्ट है जो 20 मार्क्स का होता है विच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो इसलिए बच्चों को बहुत दिक्कत आती है कि सर प्रोजेक्ट कैसे बनाएं। तो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर वन स्टॉप सॉल्यूशन लेके आया हूं कि किस तरीके से आप 12th में 20 मार्क्स के लिए प्रोजेक्ट बना के 20 आउट ऑफ 20 कैसे स्कोर कर सकते हैं। के लिए मैं आपको एक सैंपल पे प्रोजेक्ट से आपको आज की वीडियो में मैं बताऊंगा हाउ टू मेक द केस बेस्ड इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट। तो केस स्टडी बेस्ड प्रोजेक्ट आपको कैसे बनाते हैं इसका एक मैं सैंपल प्रोजेक्ट लेके आया हूं और उससे मैं आपको समझाऊंगा। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर करिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो आपके लिए आता रहता हूँ। नए नए टॉपिक में मैं आपको प्रोजेक्ट्स लेके आऊँगा, कभी केस स्टडी बेस्ड, कभी सर्वे, जैसे आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। प्लीज़ मेरे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। नाउ अब आज की जो क्लास है उसको आप एंड तक देखिएगा बच्चे, बिकॉज़ मैं इसमें आपको वन स्टॉप बताऊँगा कि किस तरीके से आप कोई भी टॉपिक लेके एक केस बेस्ड प्रोजेक्ट कैसे बना सकते हैं विद अ सैंपल प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले बच्चे इकोनॉमिक्स में प्रोजेक्ट है उसको बनाने के कम से कम 10 स्टेप होती है। वो 10 स्टेप में वन बाय वन में डिस्कस करूँगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम डिस्कस करेंगे कवर पेज कैसे बनाएँ, एक्नॉलेजमेंट कैसे बनाएँ, एग्जीक्यूटिव समरी कैसे लिखें, सर्टिफिकेट का पेज, इंडेक्स, इंट्रोडक्शन कैसे लिखें टॉपिक का, हाउ टू सेलेक्ट द टॉपिक और हाउ टू राइट द इंट्रोडक्शन। देन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रिसर्च मेथोलॉजी, जिसमें हम केस स्टडी कैसे डेवलप करते हैं, उसका एनालिसिस कैसे करते हैं, फिर उसका कंक्लूजन कैसे लिखें, रिकमेंडेशंस, सब कुछ, बिब्लियोग्राफी, एवरीथिंग आई विल डिस्कस इन दिस वीडियो। वीडियो एंड तक देखिएगा। एंड लास्ट में बच्चे मैं आपको वाइवा टिप्स भी जो है वो भी डिस्कस करूंगा। देखिए अब हम कवर पेज पे आ जाते हैं कि हाउ टू डेवलप ए कवर पेज। कोई भी इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट में फर्स्ट इंप्रेशन जो आपका होता है वो कवर पेज होता है। तो एज पर द सीबीएसई गाइडलाइंस आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके टॉपिक का नाम लिखना है और उसमें आप यहाँ मेंशन कर दो कि यो व्हाट इज़ योर केस स्टडी। ब्रैकेट में डाल दो कि ऑन केस स्टडी ऑन द, इन बच्चे, इस बच्चे ने जो केस स्टडी ली है वो बेसिकली जीडीपी और पर कैपिटा इनकम और उसका एक रिलेट किया अदर पॉलिसीज लाइक इन्फ्लेशन, मॉनेटरी पॉलिसी, उससे रिलेटेड केस स्टडी। तो वो आप यहाँ मेंशन कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज नेशनल इनकम इज वेरी वाइड कॉन्सेप्ट ना। अगर आप उसमें केस स्टडी मेंशन कर देते हैं तो एग्जामिनर आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन ही पूछेंगे। उसके बाद में स्कूल का लोगो आएगा, स्कूल का नेम आएगा, पर्टिकुलर सेशन आपका 2020 वो भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ सबमिटेड बाय नेम ऑफ स्टूडेंट, रोल नंबर। अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो बोर्ड के रोल नंबर आएंगे, अगर आप 11th में केस बेस्ड प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आपको स्कूल के रोल नंबर आएंगे। टीचर का नेम सबमिटेड टू किस टीचर को उसका नेम आएगा। और इसके अलावा इसको और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए कवर पेज को आप क्या कर सकते हैं, टॉपिक से रिलेटेड ड्राइंग्स, डूडल्स ऐसे बना के इसको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से कवर पेज जो है वो बनाएंगे। आई होप आपको ये क्लियर है। तो इस तरीके से आपको कवर पेज डेवलप करना है। हाँ, उसके बाद एक्नॉलेजमेंट। आप एक्नॉलेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्रोजेक्ट में। देखिए एक्नॉलेजमेंट का फॉर्मेट में आपके सामने सबसे ऊपर टॉप पे हेडिंग लिखेंगे। अब इसकी जो लैंग्वेज होती है वो सेट लैंग्वेज होती है, वो आप एज इट इज़ यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। नेसेसरी चेंज आप कर देंगे, नेम ऑफ स्टूडेंट, टॉपिक का नेम। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मत भूलना आप लोग, वो ये है कि नेम ऑफ द स्टूडेंट सिग्नेचर इज मस्ट, बिकॉज यू आर गोइंग टू एक्नॉलेज कि आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है वो सीबीएसई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग बनाया है। तो इसलिए आप एक्नॉलेजिंग कर रहे हैं कि इट्स योर ओरिजिनल वर्क एंड आपने जो असाइन मिला है, जो भी आपको टास्क मिला है, उसको आपने एज पर द गाइडलाइंस कंप्लीट किया है। तो इसलिए योर सिग्नेचर इज मस्ट इन द फॉर्मेट आपके सामने है। देन सर्टिफिकेट अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सीबीएसई गाइडलाइंस। तो सर्टिफिकेट का पेज के अभी फॉर्मेट आपके सामने है। सबसे पहले आपको टॉपिक का नेम लिखना है। देन इसकी भी सेट लैंग्वेज है जो आप एज इट इज कॉपी कर सकते हैं। इसमें भी आप नेसेसरी चेंज जो है, नेम ऑफ स्टूडेंट, टॉपिक का नेम, ये सारा आप क्या कर सकते हैं, चेंज करेंगे। और में एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि लास्ट के अंदर आपको इसमें एक देखो इंटरनल एग्जामिनर और एक्सटर्नल एग्जामिनर के सिग्नेचर का और नेम का कॉलम जो है वो आपको जरूर बनाना है, क्योंकि इसमें क्या होता है, अगर बोर्ड के स्टूडेंट है तो आपके लिए एक्सटर्नल एग्जामिनर जो है वो आएंगे, तो उनका भी एक कॉलम बनेगा फॉर द सिग्नेचर और एक इंटरनल का है। अगर आप 11th क्लास में बना रहे तो फिर आपको एक्सटर्नल एग्जामिनर के लिए बनाने की जरूरत नहीं, केवल इंटरनल एग्जामिनर के लिए आपको सिग्नेचर और नेम का कॉलम बनाना है।
तो आई होप एक्नॉलेज सर्टिफिकेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज़ ये आपके लिए एक रिवॉर्ड है कि आपने एक प्रोजेक्ट बनाया एज़ पर द गाइडलाइंस, आपने उसको किया एंड नाउ द टीचर्स आर गोइंग टू सर्टिफाई कि आपने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया एज़ पर द गाइडलाइंस। ये आपके लिए रिवॉर्ड है, आप इसको आगे अपने पोर्टफोलियो में भी यूज़ कर सकते हैं, इंटरव्यूज़ में, और आप का और भी बेनिफिट ले सकते हैं। ना उसके बाद में बच्चे फिर आता है एग्जीक्यूटिव समरी। अब ये समरी बाय नेम इज़ क्लियर, समरी एब्स्ट्रैक्ट बोलो आप, तो ये समरी ऑफ द होल प्रोजेक्ट, पूरे प्रोजेक्ट को आपको समराइज़ करना है। तो मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि इसको लिखने का एक बेस्ट तरीका है कि आप इसको 5 पैराग्राफ्स में लिखिए और पूरे प्रोजेक्ट को इसमें कवर करिए। जैसे फर्स्ट पैराग्राफ आप लिखिए कि व्हाई डिड यू चूज़ दिस प्रोजेक्ट? आपने ये क्यों लिया, टॉपिक क्यों लिया? टॉपिक आपने व्हाई डिड यू सेलेक्ट द टॉपिक? तो आप थोड़ा अट्रैक्टिव लैंग्वेज में लिखिए। देन उसके बाद में स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोजेक्ट में 10 स्टेप्स, 10 टू 11 स्टेप होते हैं, उनके बारे में बता दो कि आई डेवलप द कवर पेज, देन ये सारा। देन उसके बाद में 1 पेज अबाउट योर केस स्टडी, क्या आपने अपनी केस स्टडी है वो, व्हाट अबाउट योर केस स्टडीज, व्हाट यू डिड इन द केस स्टडी, वो सारा बता दो। फिर एक 1 पैराग्राफ फ्रॉम द कंक्लूजन, जो आगे आप पूरा एक पेज लिखेंगे उसमें से, और 1 पैराग्राफ फ्रॉम रिकमेंडेशन, जो आगे पूरा एक आप पेज लिख, वहाँ से आप ये लिख के बना सकते हैं। इस तरीके से आपको क्या करना है, पूरा एक प्रोजेक्ट सॉरी एग्जीक्यूटिव समरी एब्स्ट्रैक्ट आपको तैयार करना है। तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, बिकॉज़ इस 5 पैराग्राफ में आप इसको कन्वर्ट करेंगे, और ये पेज हमेशा लास्ट में पूरा प्रोजेक्ट तैयार करने के बाद ही इसको डेवलप करना आप, बिकॉज़ ये सारा आप बाद में लिख पाएँगे। तो पहले पूरा प्रोजेक्ट करिए और फिर बाद में एग्जीक्यूटिव समरी को लिखिए, और 5 पैराग्राफ में लिखेंगे तो डेफिनिटली आपका वाइवा के लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा। नॉन स्टॉप आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में 1 से 2 मिनट तक आप बोल सकते हैं, तो ये वाइवा में भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। नाउ इंडेक्स फॉर्मेट आपके सामने है, बाकी आप इंडेक्स में जो टॉपिक्स है, पेज नंबर, वो सारा आप इसमें बता सकते हैं। तो इंडेक्स का पेज ऐसे तैयार आप कर सकते हैं। देन उसके बाद फिर आता है बच्चे, दैट इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक। अब बच्चे इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक की अगर हम बात करें, तो आप टॉपिक हाउ टू सेलेक्ट द टॉपिक, इसके लिए मैंने पूरा सेपरेट एक वीडियो बना रखा है कि हाउ टू सेलेक्ट द टॉपिक, और उसमें पूरा डिटेल में वीडियो, तो आप एक प्लेलिस्ट में जाके सीबीएसई गाइडलाइंस में डाल रखा है, टॉपिक्स भी सजेस्ट कर रखे हैं, तो आप वो देख सकते हैं। देखिए, हाउ टू सेलेक्ट वीडियो, बेसिकली टॉपिक को आपको सेलेक्ट करना है, तो उसके 2 क्राइटेरिया, देयर आर 2 क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन, वन इज़ फ्रॉम योर सिलेबस और वन फ्रॉम द करंट यूज़ ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज़। अब इस बच्चे ने जो टॉपिक लिया है, वो सिलेबस बेस्ड टॉपिक लिया है, नेशनल इनकम। तो अब अगर आपने सिलेबस टॉपिक बेस्ड लिया है, तो आपको इंट्रोडक्शन लिखने के लिए आपको बुक्स में से जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग वो सारा, तो इस बच्चे ने जो भी इंट्रोडक्शन लिखा है, वो पूरा नेशनल इनकम जो सिलेबस में वो सब कुछ लिखा है। अगर आप कोई करंट इश्यूज़ लेते हैं, कोई गवर्नमेंट पॉलिसीज़ लेते हैं, तो उसके लिए फिर आपको सेकेंडरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, जो गवर्नमेंट वेबसाइट, ऑथेंटिक जो वेबसाइट है, इस पे भी मैंने एक पूरा वीडियो बना रखा है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट सोर्सेज़ फॉर द सेकेंडरी डेटा। वो भी आप ज़रूर जाके देखिएगा, क्योंकि मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, गाइडलाइंस, सीबीएसई गाइडलाइंस फॉर द इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट, उसमें ये सारे वीडियोज़ मैंने अपलोड कर रखे हैं, वहाँ ज़रूर देख लीजिएगा। तो ये इस तरीके से आप टॉपिक सेलेक्ट करेंगे। अब अगर आप कोई करंट इश्यूज़ लेंगे, तो उसके लिए फिर आप इंट्रोडक्शन, सेकेंडरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, ऑथेंटिक, वहाँ से आप सारा इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इस तरीके से इन्होंने देखो पूरा टॉपिक लिया है, और टॉपिक के ऊपर ये पूरा इंट्रोडक्शन इन्होंने लिखा है। हाँ, उसके बाद सारा वही है, मैंने पूरा देखिए नेशनल इनकम में लिखा है, बिकॉज़ सिलेबस बेस्ड टॉपिक है, तो आप उसमें सिलेबस से रिलेटेड सारी चीज़ें, एनएफआई ये, तो आपके सिलेबस में है सब कुछ, वो सारा इन्होंने लिखा है। वैल्यूडेड मेथड का मेथड, सिग्नेचर मेथड, तो ये पूरा आपको सिलेबस से ही रिलेटेड इन्होंने है, बिकॉज़ टॉपिक भी फैक्टर ऑल आर द सिलेबस, रियल, नॉमिनल एंड ऑल, डबल काउंटिंग। तरीके से आप पूरा इंट्रोडक्शन आप लिख सकते हैं। अब ये इंट्रोडक्शन के कितने पेज लिखने हैं, ये डिपेंड करता है बच्चे, आप लोग इंट्रोडक्शन के लिए, कि आपका जो रिसर्च मेथोलॉजी अगर ज़्यादा बड़ा हो रहा है, तो इंट्रोडक्शन को आप कम कर लो। अगर रिसर्च मेथोलॉजी आपका कम है, तो आप इंट्रोडक्शन को बढ़ा लो। ये हमेशा फ्लेक्सिबल रखिए इंट्रोडक्शन को। अब आता है नेक्स्ट पार्ट बच्चे, रिसर्च मेथोलॉजी एंड केस स्टडी। तो यहाँ आप एक पेज लगाएँगे, रिसर्च मेथोलॉजी और केस स्टडी, और केस स्टडी का नाम भी लिख दें, ज़्यादा अच्छा है। तो अब ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, एज़ पर द सीबीएसई गाइडलाइन, ये 6 मार्क्स का वेटेज रखता है, रिसर्च मेथोलॉजी। अब रिसर्च मेथोलॉजी है वो 2 टाइप्स की होती है, वन इज़ केस स्टडी एंड वन इज़ सर्वे। सर्वे जो होता है, हम प्राइमरी डेटा यूज़ करते हैं, और जो केस स्टडी है उसमें सेकेंडरी डेटा यूज़ करते हैं। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे कि हाउ टू डेवलप द केस स्टडी, मतलब प्राइमरी डेटा से आपको कैसे केस स्टडी बनानी है, उसका कैसे एनालिसिस कर रहे हैं, तो वो सिंपल में करेंगे। हाँ।
देखो केस स्टडी क्या होती है बेसिकली, जो केस स्टडी होती है वो टोटली बेस्ड ऑन द सेकेंडरी रेट। तो आपको क्या करना है, जो भी आपने टॉपिक लिया, जिस बच्चे ने टॉपिक लिया नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम से रिलेटेड जो पर कैपिटा इनकम, जीडीपी और इससे रिलेटेड और इन्फ्लेशन और ये सारे जो इन्होंने जो केस स्टडी ली है बेसिकली वो सारा डेटा जो है लेटेस्ट ईयर का डेटा इन्होंने और उसकी डिटेल यहाँ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ ऑथेंटिक सोर्सेज ऑफ सेकंड डेटा से इन्होंने कलेक्ट कर ली और उस केस स्टडी को आपने पैराग्राफ में लिख दिया। देखो इन्होंने 13-14 और 12-13 के रिलेटेड डेटा सारा लिया है, जो रिलेटेड टू द जीडीपी, पर कैपिटा इनकम, इन्फ्लेशन, मॉनेटरी पॉलिसी। ये इसमें बेसिकली केस स्टडी में क्या करें, ये नेशनल इनकम को और बाकी जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है उनको रिलेट कर रहे हैं, तो उस तरीके से इन्होंने पूरा केस स्टडी यहाँ लिया है। तो केस स्टडी हमेशा पैराग्राफ में आपको लिखनी होती है। अलग-अलग सोर्सेज़ से जो भी इन्फॉर्मेशन मिले उसको आप पैराग्राफ में लिखते जाइए, दैट इज़ योर केस स्टडी, है ना? और ये आपका केस स्टडी का इस तरीके से आप पूरा केस स्टडी मिनिमम 4 पेजेज़ आप केस स्टडी का बना लीजिए। अब आता है इकोनॉमिक एनालिसिस, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो ये केस स्टडी तो आपको कहीं न कहीं सेकेंडरी सोर्सेज़ से मिल जाएगा, बट इकोनॉमिक एनालिसिस तो ये आपको खुद को ही डेवलप करना है। इसके लिए आप अननेसेसरी जो है वो टाइम वेस्ट ना करें गूगल पे और इधर जाके, वहाँ से कहीं नहीं मिलेगा। ये आपको खुद को डेवलप करना है, आपकी ये खुद का इन्वॉल्वमेंट है, खुद का आउटकम है। तो पूरी केस स्टडी पढ़ने के बाद में अब आप इसके डिफरेंट पॉइंट्स पे, जैसे इस बच्चे ने तो क्या किया है, बेसिकली पैराग्राफ में किया है। आप क्या कर सकते हैं, पॉइंट्स बनाइए, मिनिमम 4 पॉइंट्स आप बनाएँगे फॉर द एनालिसिस, इकोनॉमिक एनालिसिस। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ जैसे नेशनल इनकम को आप रिलेट करें तो आप इसमें 4 पॉइंट बना सकते हैं कि नेशनल इनकम एंड मॉनेटरी पॉलिसी, नेशनल इनकम एंड इन्फ्लेशन, नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। जिस हिसाब से इन्होंने जो टॉपिक लिया था उसके अकॉर्डिंग मैं आपको हेडिंग बता रहा हूँ। बाकी आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग हेडिंग चेंज होगी। तो अगर आपको इसमें भी कोई हेल्प की ज़रूरत है, तो आप हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता दीजिएगा, सर हम इकोनॉमिक एनालिसिस टॉपिक पे कैसे करें, केस स्टडी कैसे बनाएँ? तो कोई भी डाउट हो आपको, और इसके भी मैंने वीडियोज़ अपलोड कर रखे हैं, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको एनालिसिस करना होता है। हालाँकि इन्होंने पैराग्राफ में किया है, बट ज़्यादा अच्छा है कि एक जैसे 4 पॉइंट्स लिए और 4 पेजेज़ बनाओ, दैट विल बी मोर अट्रैक्टिव। उसमें आप कुछ डेटा है तो डेटा आप टेबल बना लो, उसमें डायग्राम भी यूज़ कर लो, उसका प्रॉपर एनालिसिस। तो एक पॉइंट, एक हेडिंग, एक पेज कवर करो, दैट विल बी द गुड आइडिया, और इम्प्रेसिव भी होता है और उसको आप थोड़ा अट्रैक्टिव बनाओ। उसमें डायग्राम्स, टेबल्स अगर आप पॉसिबल है तो आप यूज़ करिए, अदरवाइज़ पैराग्राफ में उसको लिखिए। इस तरीके से आप कर लेंगे। अब एनालिसिस करने के बाद में आता है कंक्लूजन का पेज। कंक्लूजन का पेज जो होता है बेसिकली बच्चे, वो क्या होता है कंक्लूजन, मतलब इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस ऑफ द टॉपिक। जो भी आपने टॉपिक कवर किया है उसके इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस आपको लिखने हैं, स्पेशली द केस स्टडी। ये केस स्टडी और इकोनॉमिक एनालिसिस आपने किया, उसका ही कंक्लूजन होता है बेसिकली। तो कंक्लूजन मतलब इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, इट मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, वो आप ज़्यादा अच्छा है पॉइंट्स में लिखिए। तो पॉइंट्स में जैसे जैसे आपको याद आ रहे हैं, बार बार आप केस स्टडी को पढ़िए, एनालिसिस को, तो आपको लगता है कि यार दीज आर द ऑब्जर्वेशन विच इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव, वो आप यहाँ लिखेंगे, दैट इज़ योर कंक्लूजन का पेज आप बना सकते हैं। देन उसके बाद में इन्होंने रिकमेंडेशन का पेज जो है वो मिस कर दिया है, तो रिकमेंडेशन का भी पेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और रिकमेंडेशन का जो पेज है बच्चे, वो कैसे लिखते हैं, रिकमेंडेशन मतलब योर सजेशन। तो आफ्टर डूइंग द केस स्टडी और उसका एनालिसिस, नाउ एज इकोनॉमिक स्टूडेंट योर इज मोरल ड्यूटी है कि आप अपने खुद के सजेशंस आपको देने हैं कि फॉर द बेटरमेंट, और आप इकोनॉमिक एज़ इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप एनी सजेशन आप दे सकते हैं, बस उसका आपको एक लॉजिकल रीज़न देना है। अब वो कोई भी सजेशन आप देके उसका एक लॉजिकल रीज़न दो, वो भी आप पॉइंट्स में लिखिए, और वो भी आपको इट विल टेक टाइम। धीरे-धीरे आप बार-बार पढ़ेंगे, आपको कुछ सजेशंस दिमाग में आएगा, उसका लॉजिक समझ में आएगा, आप वो लिख सकते हैं। इस तरीके से आपको इसका रिकमेंडेशन का पेज तैयार करना है। फिर आता है बिब्लियोग्राफी। आपको पता है कि ये जो आपका प्रोजेक्ट है वो सेकेंडरी डेटा पे बेस्ड है, तो यहाँ पर बिब्लियोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज़ सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा यू हैव टू मेंशन। इससे आपके प्रोजेक्ट की जो रिलायबिलिटी है, जो ऑथेंटिसिटी है, वो इंक्रीज़ होती है, क्योंकि आप मेंशन कर रहे हो कि आपने जो डेटा लिया है वो किन-किन सोर्सेज़ से लिया है, तो उससे पता लगता है कि आपने सेकेंडरी सोर्सेज़ है वो कौन से सोर्सेज़ यूज़ किए, कितने ऑथेंटिक किए, ताकि जिसकी वजह से आपका प्रोजेक्ट का वेटेज बढ़ता है, रिलायबिलिटी बढ़ती है, और फॉर द फर्दर स्टडी में आपको हेल्प करता है। तो इस तरीके से बच्चे, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से एक केस बेस्ड प्रोजेक्ट आप बना सकते हैं। कोई भी टॉपिक लेके उस पे आप ये डेवलप कर सकते हैं। तो मैंने सैंपल प्रोजेक्ट से आपको सारा समझाया है। इसके अलावा बच्चे जो वाइवा है, वाइवा जो है सीबीएसई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग वो टोटली बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट। तो आप क्या करेंगे, केवल जो प्रोजेक्ट है उसी को थोरोली पढ़िए। जो भी आपने प्रोजेक्ट में लिखा है, इंट्रोडक्शन में, जहाँ कहीं भी, वही सारा आप लिखिए, तो उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऐसे अननेसेसरी आप में जो चीज़ें जिसको आप एक्सप्लेन, फ्लो चार्ट लगा लिए, कुछ डेटा लगा लिए, आपको समझ में नहीं आ रहा, कुछ डायग्राम्स आपने यूज़ कर लिए, वो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको
वही सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड करनी है, तो यू आर एबल टू एक्सप्लेन। तो थोरोली आप प्रोजेक्ट को पढ़िए और प्रोजेक्ट बेस्ड वाइवा होता है बेसिकली, तो आपको वहीं से सारे क्वेश्चंस बनते हैं। इसके अलावा अगर आपका प्रोजेक्ट किसी चैप्टर से रिलेटेड हो रहा है या चैप्टर बेस्ड है, उस चैप्टर को ज़रूर आप थोरोली पढ़ के आइए, क्योंकि वहाँ से भी इनडायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप वाइवा की, क्योंकि वाइवा जो है वो 8 मार्क्स का होता है, फाइल 12 मार्क्स की होती है, तो वाइवा भी आपका इस पे पूरा बेस्ड होता है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम प्रोजेक्ट बनाएँ। तो ऑल द बेस्ट, गुड लक।